आज हम आपको पियाजे के सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय बताएंगे। इसके पहले हमने आपको पियाजे के सिद्धांत बताए थे। हमने जो आपको बताया था पियाजे के चारों सिद्धांत में चारों अवस्थाओं की व्याख्याएं बताई थी। तो पियाजे के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं जो आपके लघुत्तरी प्रश्न में पूछे जाते हैं। आज उस पर चर्चा हो। और ये यूपी टीईटी और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। इसके जो कुछ संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, कुछ शब्द हैं इसके जो कि आपको बहुत कठिनाई महसूस करवाते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो आज हम जानेंगे कि पियाजे के जो संप्रत्यय हैं, जो पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसमें जो मेन पॉइंट है, जो कुछ प्रमुख शब्द आए हैं, उनकी व्याख्या हम कैसे करेंगे। अगर लघुत्तरी में आपके आता है तो आप उसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ये सिद्धांत है, मैंने आपको सिद्धांत बता दिया है। अब इसके जो कुछ बिंदु हैं उन पर चर्चा की जाए। तो पहले देखेंगे पियाजे के सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पियागेस थ्योरी। तो देखते हैं क्या इन्होंने संप्रत्यय दिए हैं, उसका क्या अर्थ है। तो पहला बता रहे हैं कि अनुकूलन। अनुकूलन क्या है देखेंगे, एक बार पढ़ते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहा जाता है, इंग्लिश में एडाप्टेशन कहा जाता है। उन्होंने अनुकूलन की दो उपक्रियाएं बताई हैं। पियाजे का कहना है कि बालक अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है, यह उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। और इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें बताया कि इस जन्मजात प्रवृत्ति के अनुकूलन में दो उपक्रियाएं होती हैं। देखेंगे हमने ए से और बी से डिनोट किया है। पहला ये अनुकूलन है, आप उसका उपभाग है दोनों। आत्मसातकरण, हिंदी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हिंदी के शब्द आप देखेंगे तो बड़ा कठिन है। एसिमिलेशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें बालक देखेंगे, इसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से सामंजस्य, सामंजस्य या किताबों में समंजन भी दिया है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। समझ में नहीं आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं पियाजे महोदय। ये क्या कह रहे हैं कि समस्या के समाधान के लिए वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्व में, यहां देखेंगे, पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। यानी जो उसने पूर्व में सीखा गया है उन्हीं क्रियाओं का सहारा लेकर वह आगे बढ़ता है। जैसे मैंने उदाहरण आपको लिखा है, यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो यह आत्मसातकरण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। जब शिशु छोटा होता है, आप जानते हैं कि हर चीज को अपने मुख में रखने का प्रयास करता है, अपना अंगूठा चूसता है। उसी तरह से थोड़ा सा बड़ा होता है तो कोई भी वस्तु होती है तो उसको अपने मुख में उठा करके वो चूसने की क्रिया से परिचित होता है। तो वह हर वस्तु को मुख में ही उठाकर रखने का काम करता है। इसीलिए क्या कहा गया कि वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करके, अर्थात माता का स्तनपान करता है और उसी स्तनपान के फलस्वरूप वह अपने अंगूठे को चूसता है। अर्थात वह जो है यह जानता है इस उम्र में कि कोई भी वस्तु मुझे अपने मुख में ही रखनी है। तो स्तनपान के द्वारा या अंगूठे के द्वारा जब वह किसी वस्तु को प्राप्त करता है, चूंकि उससे परिचित, पहले से उस क्रिया चूसने की क्रिया से परिचित है, तो कोई भी वस्तु पाता है तो वह अपने मुख में रखने का काम करता है। इसी को आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। ये क्या है, अनुकूलन की एक उपक्रिया है। तो ये समझ में आज आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्या कि किसी वस्तु
देखिएगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया या चूसने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। अब दूसरे पर हम आते हैं, बी वाले पर। ये इसी की क्रियाएं हैं अनुकूलन की। बी वाले पे चलते हैं तो देखते हैं समायोजन, एकोमोडेशन इसकी इंग्लिश है, ध्यान देंगे इंग्लिश पे। जब पूर्व में, अब यहां देखेंगे पूर्व में, ये बात आ गई, जब पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया से काम नहीं चलता तो ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना या संप्रत्यय या व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो इसे समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसे उदाहरण मैंने दे दिया है। यदि कोई बालक यह जानता है कि कुत्ता क्या होता है, परंतु एक बिल्ली को देखकर अपने मानसिक संप्रत्यय, यहां संप्रत्यय में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह समायोजन का उदाहरण होगा। अर्थात संज्ञानात्मक संरचना के संशोधन की प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। अब आप इसको समझिए उदाहरण को ही। जैसे शुरू में एक जो छोटा बच्चा होता है वह कुत्ते को देखता है, कुत्ते से वह परिचित होता है। इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद वह एक बिल्ली को देखता है और अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी ये छोटा कुत्ता आ गया है। ध्यान दीजिएगा, वह कुत्ते से परिचित है, उसको भी क्या करता है, कुत्ता ही समझ लेता है, कुत्ता ही समझ लेता है। लिखा गया पूर्व में सीखी गई अनुक्रिया। पूर्व में क्या सीखा, पूर्व में उसकी मम्मी ने बताया या उसको जानकारी हुई कि यह कुत्ता है, इसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 कान है ना। तो यही विशेषता वह बिल्ली में भी देख रहा है कि बिल्ली के पास भी 4 पैर हैं, 2 कान हैं और एक पूंछ है। तो वो क्या समझता है, बिल्ली को कुत्ता समझ लेता है। ध्यान देंगे, बिल्ली को कुत्ता समझ लेता है और कहता है मम्मी देखो एक दूसरा कुत्ता आ गया। तो उसकी माँ उसको बताती है कि बेटा या बेटी यह कुत्ता नहीं है, यह बिल्ली है। तो कहता है कि, सोचता है कि कैसे, इसके पास भी तो वही चीज है। तो माँ जो है बताती है कि नहीं, यह जो है बिल्ली है। देखो कुत्ता जो है किस तरह से भौंक रहा है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ की आवाज निकाल रही है। माँ उसे समझाती है कि दोनों में जो अंतर देख रहे हो यह देखने से लग रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों, क्योंकि वह कुत्ते की बोली और बिल्ली की बोली से जब परिचित कराती है अपने बच्चे को, तो वो क्या करता है, वह अपने, देखिए लिखा है संज्ञानात्मक संरचना के संशोधन की प्रक्रिया, यानी पहले जो सीखा है, पहले जो जान रहा है, अब उसमें क्या कर रहा है, अब उसमें संशोधन कर रहा है कि यह नहीं है जो मैं जान रहा था, यह तो दूसरी चीज है। तो इसी को क्या कहा गया, समायोजन कहा गया। अर्थात संज्ञानात्मक संरचना के संशोधन की प्रक्रिया, जो पहले से जान रहा है उसमें जब संशोधन कर लेता है तो वह जो है समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है। यहां पर देखेंगे ये दोनों क्लियर हो गया। अब यहां देखते हैं साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। देखिएगा, आत्मसातकरण व समंजन के बीच की अवस्था जो एक संतुलन का कार्य करती है उसे साम्य धारण कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको शब्द समझ में नहीं आए होंगे, इसको उदाहरण दे करके मैं बता रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे। क्या देखिए क्या कह रहा है, आत्मसातकरण व समंजन, समंजन या समायोजन बात एक ही है। देखिए आत्मसातकरण और समायोजन या समंजन के बीच की अवस्था, यानी इसके और इसके बीच की अवस्था को जो एक संतुलन का कार्य करती है उसे साम्य धारण कहा जाता है। अब और आसान तरीके से समझिए बीच का कार्य कैसे। जब मम्मी ने, उस बच्चे की मम्मी ने बताया कि यह कुत्ता नहीं बिल्ली है, तो थोड़ी देर जो वह सोच रहा है कि नहीं ये कुत्ता नहीं है ये बिल्ली है, तो वही थोड़े देर सोचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह संतुलन की अवस्था या जो है उसे साम्य धारण कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार समझिएगा, साम्य धारण आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की प्रक्रिया है। जब उसको यह लगता है
कि नहीं यह कुत्ता नहीं है, बिल्ली है, तब वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है कि अरे ये बिल्ली है। तो वही थोड़ी देर सोचने की, 10-20 सेकंड सोचने की प्रक्रिया, इसके बाद वह संतुलन अवस्था में आ जाता कि हाँ यह बिल्ली है। तो वही प्रक्रिया क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण कहा जाता है। आगे हम देखते हैं संज्ञानात्मक संरचना क्या है। तीसरा पॉइंट है आपका संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। देखेंगे किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अर्थात बुद्धि की समझ की बात की जा रही है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब बुद्धि की समझ की बात की जा रही है। इसी आधार पर एक 7 साल के बच्चे और एक 3 साल, मैंने लिख भी दिया है कि बालक को देखिएगा, 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से इसी आधार पर भिन्न समझा जाता है। अर्थात जो 7 साल का बच्चा समझ पाएगा वह 3 साल का बच्चा नहीं समझ पाएगा। अपवाद स्वरूप अलग बात है, लेकिन हम सामान्य बात कर रहे हैं कि मानसिक संगठन यानी जो मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है कि जब जो है जो मानसिक संरचना है, मानसिक क्षमता है, मानसिक क्षमता तो दोनों के पास है, लेकिन 7 वर्ष के बालक के पास मानसिक क्षमता 3 वर्ष के बालक से काफी अधिक है। तो यही जो मानसिक क्षमता की बात की जा रही है और इसी से बालक एक दूसरे से भिन्न समझे जाते हैं। अर्थात देखिएगा नीचे लिखा, अर्थात दिमाग की पूरी समझ, सामान्य भाषा में कहे तो इसी को क्या कहा गया, संज्ञानात्मक संरचना कहा गया। अगला है देखिएगा मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया मेंटल ऑपरेशन, इसको क्या कहते हैं, किसी समस्या के समाधान पर चिंतन, किसी समस्या के समाधान पर चिंतन या संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता मानसिक संक्रिया कहलाती है। अर्थात लिख दिया हूं मैं, जब किसी समस्या के समाधान हेतु हमारी बुद्धि चलने लगे, हम तर्क करने लगे, हम चिंतन करने लगे, हम समस्या समाधान के भिन्न जो है भिन्न भिन्न कॉन्सेप्ट को समझने लगे, तो यह क्या कहा जाएगा, इसी को मानसिक संक्रिया कही जाती है। इसे जब हमारी बुद्धि जो है चलने लगती है, काम करने लगती है, किसी विषय वस्तु पर सोचने समझने और निर्णय की क्षमता करती है, तो उसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मानसिक संक्रिया के बाद देखते हैं अगला पॉइंट है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होती है इसके बारे में देखिएगा, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहा जाता है। स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रिया से है। देखिए अभी हमने आपको बताया था मानसिक संक्रिया से है, स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। समझ में नहीं आया होगा, है ना, शब्द जो है वो बड़े कठिन है। मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको अभी कहा मानसिक संक्रिया क्या है, मानसिक संक्रिया वह है जब आपकी बुद्धि चलने लगे, किसी विषय वस्तु पर सोचने लगे, समस्या का समाधान करने की क्षमता, कोई निष्कर्ष निकालने लगे किसी विषय वस्तु पर, तो क्या है, वही मानसिक संक्रिया है। अब यहां देखिएगा संगठित, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहा जाता है। अब अगर सामान्य भाषा में या हम लोग अपने यहाँ जो कहा जाता है नहीं कि इस स्कीम को इस स्कीम को जानते हैं आप, तो स्कीम का मतलब एक प्रकार से एक कह सकते हैं तरीका। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, कह रहा है कि मानसिक संक्रिया है, स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बच्चे को समझिएगा, तब समझ में आएगा स्कीम्स क्या है। एक बच्चे को पढ़ने जाना है, अब उसके दिमाग में यह है सुबह मैं उठूंगा, नित्य क्रिया करूंगा, ब्रश मंजन करूंगा, टॉयलेट जाऊंगा, इसके बाद स्नान करूंगा, स्नान करने के बाद कपड़े पहनूंगा, नाश्ता करूंगा, टाई बेल्ट लगाऊंगा, बैग लूंगा, तब जाऊंगा। तो क्या हुआ, यह जो है
व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। देखिएगा क्या लिखा है, संगठित पैटर्न। तो उसने एक के बाद एक प्रक्रिया को, एक क्रिया को अपने दिमाग में बैठा लिया है कि स्कूल जाने से पूर्व मुझे यह काम करने हैं। उसी को कहा व्यवहारों के संगठित पैटर्न। मैंने बताया एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप को, जिसे आसानी से दोहराया जा सके। अब देखिए, मानसिक संक्रिया, यह स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप, एक्सप्रेस रूप है, यानी उसको वह क्या करता है, व्यवहार में लागू करता है, प्रेजेंट करता है। जैसे दिमाग में तो है उसके कि सुबह उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, स्नान करूंगा, कपड़ा पहनूंगा, खाना खाऊंगा या नाश्ता करूंगा, टिफिन लूंगा, जूते पहनूंगा, मोजे जूते पहनूंगा और तब मैं तैयार होकर के स्कूल जाऊंगा। अब देखिए, ये उसके दिमाग में तो है, मानसिक संक्रिया कहलाई है। अब उसी का अभिव्यक्त रूप, जब वह यह काम करने लगेगा, अर्थात उठ करके ब्रश करेगा, फ्रेश होगा और जो है स्नान करेगा, खाना खाएगा, जो सोचा है दिमाग में, जो उसके पैटर्न है कि हमको ये करने के बाद स्कूल जाना है, अब उसी का अभिव्यक्त रूप यानी एक्सप्रेस फॉर्म जो दिखाई दे रहा है, उसको जब क्रिया के फॉर्म में करता है तो वही स्कीम्स कहलाती है। एक बार फिर से समझते हैं कि स्कीम का संबंध मानसिक संक्रिया से है। उसने अपने मन मस्तिष्क में सोचा, मैंने उदाहरण दिया स्कूल जाने की विधा को, जब जो जो चीज उसने सोचा है कि इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, यानी स्नान, फ्रेश होकर के स्नान करने से स्कूल जाने तक का जो भी पैटर्न है, स्टेप बाय स्टेप, जब उसने अपने दिमाग में जो चीज सोचा है अब उसको अप्लाई करने लगा, यानी करने लगा, तो उसको जो है क्या कहेंगे, स्कीम्स कहेंगे। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अब देखिएगा स्कीमा क्या है। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके स्कीमा कहलाती है। यह एक मानसिक क्रिया है। अब यहां देखिए, उसको मानसिक क्रिया ये भी है, ये भी मानसिक क्रिया है, लेकिन इसका ये एक्सप्रेस फॉर्म है, यानी यह अभिव्यक्त रूप है जो दिखाई दे रहा है, उसको कर रहा है, क्रिया फॉर्म में कर रहा है। अब यहाँ वह की नहीं जा रही है, एक जगह सामान्यीकरण किया जा सके, यानी एक जगह सीखी हुई बात दूसरी जगह प्रयोग में लाने की क्रिया को ही सामान्यीकरण कहा जाता है। इस प्रकार से स्कीमा को हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जो एक बार हम अपने मन मस्तिष्क में सीखे रहते हैं तो दूसरी बार कहीं आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्कीमा। अब इसमें अंतर क्या है, देखिएगा अंतर मैंने लिख दिया। स्कीम्स एक क्रिया पैटर्न है, स्कीम्स एक क्रिया पैटर्न है और स्कीमा ज्ञान की एक संगठित इकाई है। समझ में आ गया होगा, इसको क्रिया फॉर्म में रखते हैं और यह जो है ज्ञान का एक संगठन, अपने दिमाग में जो चीज बैठी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा स्कीम और स्कीमा में अंतर। अब सिद्धांत का शैक्षिक महत्व मैंने आपको पहले बताया था, तो शैक्षिक महत्व किताबों में दिया गया है, पॉइंट मैंने नोट कर दिया है, उसको आप देखेंगे कि इस सिद्धांत में बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया गया है। अर्थात बच्चे जो है, जो बालक है, वह जो चीज पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, करना चाहता है, उसको महत्व दिया जाए, जबरदस्ती उसको किसी विषय वस्तु पर उसके ऊपर न थोपा जाए। इसी को क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। जब बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है तब उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अर्थात केंद्र का मतलब यहाँ जिस विषय में उसको रुचि है, जो वो पढ़ना चाहता है, उस स्थिति को, उस चीज को बढ़ावा दिया जाए, उस चीज को उसको बताया जाए। दूसरा है, देखेंगे खोज कर सीखने को महत्व, यानी यह जो है खोज कर सीखने को महत्व देती है कि किसी भी विषय वस्तु को अगर बच्चे को खोज करके या
किसी विषय वस्तु को आप उसको पढ़ा रहे हैं, वह क्या कर रहा है, अपने दिमाग में आप उसको जो चीज सैद्धांतिक रूप में पढ़ाए हैं वह अगर व्यवहारिक रूप से उसको करने का प्रयास करता है, उसको देखने का प्रयास। अब तालाब आपने बता दिया, तालाब बच्चे ने नहीं देखा, तालाब के किनारे ले जाइए, तालाब उसको दिखाइए, नदी दिखाइए। तो जो भी चीजें आपने तालाब की विशेषताओं के बारे में बताया, नदी की विशेषताओं के बारे में बताया, तो वह जब उसको जाएगा देखेगा तो उसको और अधिक अच्छे तरीके से समझ सकेगा। अगला है सीखने के सही समय की जानकारी। महत्वपूर्ण यह है, मैंने आपको 4 अवस्थाएं बताया था इसके पहले। इसमें क्या कहा, सीखने के सही समय की जानकारी। यानी पियाजे का कहना है कि हर बच्चे को हर चीज नहीं सिखाई जा सकती। समय पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, इसलिए हर चीज सीखने का एक निश्चित समय होता है, उस समय के हिसाब से ही उसको सिखाया जाए। इसीलिए आज भी देखते हैं कि किसी की रुचि होती है मैथमेटिक्स में, किसी की बायोलॉजी में, किसी की अकाउंटेंसी में, किसी की कला में। तो यह क्या है, यह जब सीखने की उसकी एक उम्र हो जाती है तो उसकी विधा, उसकी रुचि जिसमें होती है उस क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा गया कि सीखने के सही समय की जानकारी आपको होनी चाहिए। बाल्यावस्था में क्या सिखाएंगे, किशोरावस्था में क्या सिखाएंगे और शैशवावस्था में बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा, इन सब का एक समय होता है, उसी की पियाजे जो बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रत्येक बालक की विशिष्टताओं को महत्व। यानी कहने का मतलब है कि पियाजे कह रहे हैं कि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। किसी बालक में किसी क्षमता योग्यता का विकास अधिक होता है, किसी बालक में किसी क्षमता योग्यता का विकास अधिक होता है। तो हर बच्चे अपने आप में विशिष्ट हैं। इसीलिए इन्होंने एक शब्द और कहा, ये टीटी में भी आया है कि प्रत्येक बालक बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। छोटे बच्चों की बात कर रहा है। क्यों, आप देखेंगे कि छोटे बच्चे आप कोई खिलौना लाते हैं, छोटे बच्चे की बात, शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, तो 2-3 दिन में कितना भी बढ़िया खिलौना, छोटा खिलौना अगर आप ले आए हैं, 2 ही 3 दिन में उसको उधेड़ करके, उसको फोड़ करके, पटक करके, उसको क्या कहता है, जब वो टूट जाता है कि अभी हम इसको बना देंगे, उसी में घंटों लगा रहता है। इसीलिए क्या कहा इन्होंने, नन्हे वैज्ञानिक कहा बच्चों को, और प्रत्येक बालक की विशिष्ट योग्यताओं को महत्व दिया। अगला है खेल को महत्व, क्रियात्मक शिक्षा करने या करके सीखने को भी महत्व पियाजे अपने सिद्धांत में देते हैं कि हम कोई भी शिक्षा प्रणाली जो है लागू करें, लेकिन उसमें खेल को महत्व दें। बच्चों को आज हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको विद्यालय में खेलने की भी व्यवस्थाएं होती हैं कि वह खेल सकें और खेल खेल में भी अपनी पढ़ाई कर सकें, तब जा करके वह क्रिया करके या लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से भी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि पियाजे का जो कॉन्सेप्ट था, जो कुछ शब्द थे, उसको मैंने समझाने का, बताने का प्रयास किया है और इसको आप लोग समझे होंगे। अब अगर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पेपर में आता है तो इसको इसी तरह से आप लिख दीजिएगा और अपने नोट्स को बना लेंगे। थैंक यू।